नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेची लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बीपीएससी के थ्रू होने वाले शिक्षक भर्ती में हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेके आया हूं, जो कि बीपीएससी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपकी कह सकते हैं कि 75 नंबर की दोस्तों तैयारी मैं करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। चाहे आप प्राथमिक में शामिल होना चाहते हैं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न पूछना क्या चाहता है, देख लेते हैं। सबसे पहले कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनियाँ, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ है दोस्तों। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है या ऐसा इसमें से ऑप्शन दिया गया है जो कि स्पर्श व्यंजक भी है, कंठ ध्वनियाँ भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप जानेंगे कि स्पर्श व्यंजक कौन से होते हैं, तब जाके आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। या कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, या अघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, तब जाके आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजक के अंतर्गत कौन से आते हैं। और आप जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजकों की संख्या 25 होती है। क से लेके दोस्तों क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ठीक है, सभी क्या होते हैं आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या टोटल 25 होती है। तो क ख ग घ अंगा क वर्ग में, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, और त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजक होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जो भी आपके वर्ड होते हैं क से लेके, ठीक है, म तक, ठीक है, प फ ब भ म तक, सभी क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजक होते हैं। इसके अलावा कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, क ख ग घ अंगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा होता क ख ग घ और अंगा, ये सभी क्या होते हैं, अंगा, ये सब होते हैं कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको दिया होता विसर्ग का चिन्ह, है लिखा होता, ठीक है, आ वर्ड लिखा होता, ये सभी क्या होते हैं, आपके कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो और अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो अघोष वर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा महाप्राण ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग हुआ, क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग, त या प वर्ग, किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दूसरा वर्ड कौन सा होगा, दूसरा वर्ड ख होगा दोस्तों, ठीक है, ख। चाहे आप स्पर्श व्यंजक में देखेंगे तभी ख आएगा, अघोष में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ख देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ड ही क्या होता है, अघोष होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या सेकंड दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा सकता है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। और समास की टोटल संख्या दोस्तों जो बताई गई है कितनी है, 6 होती है, ठीक है। और आप जान लीजिए कि त्रिवेणी शब्द में अगर किसी भी समासिक वर्ड का पहला अक्षर जो हो या पहला वर्ड जो हो क्या हो, संख्यावाचक हो जाए, क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिवेणी, त्रिवेणी यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। और जान लीजिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और उनके बीच में किसी भी कारक शब्द या कारक विभक्ति का लोप होता है, वो क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राजगृह, राजा का गृह, अगर राजगृह लिखा होता है यहाँ पे, तो अगर पूछ लेता कि कौन सा समास है, तो राजगृह में क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका अगर विग्रह करते हैं तो राजा का घर आ जाएगा, तो यहाँ पे का जो है एक प्रकार का कारक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास ऐसे समास, ऐसा शब्द जिसका पहला पद जो हो
कोई भी उपसर्ग हो और उपसर्गों की संख्या जो होती है टोटल 22 होती है, उसमें से कोई भी अगर उपसर्ग दिख जाए तो और पूछ ले कि इसमें कौन सा समास है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। और कर्मधारय, ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास जो होता है उसको जान लीजिए। कर्मधारय समास अगर किसी भी शब्द में उसका विखंडन करने पे उसके बीच में है जो या के समान दिख जाए, कि है जो या के समान दिख जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे आ चुका है तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक पद में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक एक शब्द दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग दोस्तों आप भी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के या अक्षर के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की टोटल संख्या दोस्तों 22 होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो है उस उपसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। स्वरों के साथ किया जाता है, व्यंजन के साथ किया जाता है, विसर्ग के साथ या अयोग्य वाह के साथ। ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। दोस्तों आप बता दें कि स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसको बोलने या उच्चारण करने के लिए किसी अन्य शब्द की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और व्यंजन ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और क्या है, एक प्रकार का स्वर है। तो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है किसके साथ, व्यंजन के साथ किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर दोस्तों कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन की संख्या दोस्तों जान लीजिए कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। देखिएगा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन से। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि महाप्राण कौन से होते हैं। किसी भी वर्ग का, जैसे यहाँ पे क वर्ग लिख दिया जाए दोस्तों, इस वर्ग में जो भी वर्ड आते हैं, क हुआ, ख हुआ, ग, घ, अंगा, तो किसी भी वर्ड का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है, क्या होते हैं आपके, ए हुआ, ए क्या हो गए आपके अल्प प्राण हो गए। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण वर्ड होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। और दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है क्या होता है, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें दोस्तों प्रश्न में यही पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है क, ख, ग, तो ये तीनों दोस्तों साथ में ही है। जबकि जो अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। च, ज और य, जी दोस्तों यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यहीं पे आपका मिल गया राइट जवाब। च पहला वर्ड है, ज आपका तीसरा और यह जो है वो पांचवा वर्ड है। तो यही आपकी क्या है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प सही पहचानिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया और पूछ रहा है कि इसका कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्गारोहण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, स्वर्ग प्लस आरोहण आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। यही जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्वर्ग प्लस आरोहण आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ड, यहाँ पे अ है आपका और यहाँ पे आ है, दोनों मिलके
आ का निर्माण करते हैं, बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा क्लियर हो गया कि स्वर्गारोहण में क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि का यूज इसमें हुआ है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ पे आप 7वां प्रश्न देख सकते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय शब्द यहाँ पे लिखा गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। फिर उपसर्ग के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ के, या आदि बोलते हैं जिसको, आदि में जुड़ के उसका जो अर्थ होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। और अतीन्द्रिय जो शब्द लिखा गया है इसमें दोस्तों आप जान लीजिए कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, 8 सॉरी, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 मिस हो गया, 8वां प्रश्न है। चलिए, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम जो है क्या कर रहा है, राम सो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई कर्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। और सकर्मक क्रिया, इसे राम खाना खा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्म किया जा रहा है। जहाँ पे कर्म होगा वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ पे राम सो रहा है, किसी प्रकार का कर्म नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। सभी प्रश्न एक बार फिर से बता दें कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। बार बार कहता हूं कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी होता है। ठीक है। चलिए, जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो क्रमशः क्या है, जो करेगा सो भरेगा। दोस्तों यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि जो करेगा वही भरेगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेगा उसी से क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। और सीधा सीधा दोस्तों अगर आपको कहीं पे जो या सो दिख जाए, ठीक है, किसी भी वाक्य में जो या सो दिख जाए तो ज़्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, देखिएगा, आदर्शिका शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। आदर्शिका शब्द यहाँ पे दिया गया है और इसका तद्भव पूछ रहा है। तद्भव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जहाँ पे जैसा क्षेत्र होता है दोस्तों, उसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है, वही आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, कह सकते हैं संस्कृत से जैसे आए हैं उसी तरीके से प्रयोग होते आ रहे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आदर्शिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पूछा जा रहा है। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा, आरसी होगा। ठीक है। और अदरक का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, जान लीजिए कि अदरक का तत्सम क्या होता है, आदरक होता है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द दोस्तों भैया आपको मैंने बताया कि तत्सम शब्द संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और जैसे आए हैं उसी प्रकार से इनका प्रयोग भी होता आ रहा है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। जैसे शिखा लिखा गया है, चंदा लिखा गया है, रात लिखा गया है, बात लिखा गया है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। दोस्तों शिखा जो लिखा गया, शिखा क्या है, एक तत्सम शब्द है। और रात का अगर तत्सम पूछ लेता तो रात का रात्रि होता है। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं कि निम्नलिखित में से पृथक का विलोम शब्द क्या होगा। पृथक, और क्या पूछा, पृथक एक शब्द दिया गया है उसका पूछ रहा है विलोम अर्थात उल्टा क्या होगा। ठीक है। जिस प्रकार से राजा का उल्टा चोर होता है, दिन का उल्टा रात होता है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। ठीक है। ठीक है। जागना का उल्टा सोना होता है, इसी तरह मीठा का उल्टा तीखा होता है। इसी तरह का प्रकार से दोस्तों पृथक का विलोम शब्द क्या होगा। निकट का विलोम दोस्तों क्या होगा, दूर होगा। पठित का विलोम शब्द अपठित हो जाएगा।
ठीक है। दक्ष का विलोम क्या होगा? दक्ष का विलोम मूर्ख होगा दोस्तों, दक्ष का विलोम मूर्ख होगा। और पठित का विलोम क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे निकट का विलोम शब्द दूर हो जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है पृथक मतलब अलग करना, ठीक है। पृथक का मतलब होता है अलग करना, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? कारक जहां पे कोई चीज किसी के द्वारा की जा रही हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है? आंखों से। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आंखों से देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण के लिए से विभक्ति का यूज होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक होगा, ठीक है। और दोस्तों जहां पे कोई चीज, जहां पे संबंध कारक क्या होता है? जहां पे कोई चीज किसी को दान में दी जाए और उससे वापस न ली जाए, वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, या कह सकते हैं कि अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना से प्रश्न पूछा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसमें से मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। गबन, गोदान, गाइड या मानसरोवर। दोस्तों आपको बता दें कि गबन हो, गाइड हो, गबन, गोदान और मानसरोवर, ये सभी क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। गाइड जो है इनकी रचना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से हंस पद कौन सा है? इसमें से हंस पद कौन सा है? तो हंस पद का यूज कहाँ पे होता है? जब किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द या कुछ अंश छूट जाता है तो वहाँ पे अंश पद का यूज करते हैं। इस प्रकार से साइन होता है, इसका यूज वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि ऐसा एक डैश देगा और पूछ लेगा कि ये किसका साइन है, तो आप जान लीजिए कि योजक चिन्ह का साइन होता है, ठीक है, योजक चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम फिर से आपको बताना है। स्थूल का विलोम क्या होता है? अस्थिर का होता है अग्रज, स्थिर या सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म होता है। स्थिर का विलोम क्या होता है? अस्थिर होता है। अग्रज का विलोम दोस्तों क्या होता है? अनुज होता है, अनुज। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, वीर रस का अस्थाई भाव। दोस्तों इसमें से आपको वीर रस का अस्थाई भाव बताना है। और रसों की संख्या कितनी होती है? जान लीजिए कि टोटल रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और भरत मुनि जो ऋषि हैं दोस्तों, उनके द्वारा रसों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? टोटल 8 रस उनके द्वारा काउंट कराया गया, उनके द्वारा टोटल 8 रस बताए गए हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको बता दें कि वीर रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है, भय होता है, विस्मय होता है या उत्साह होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगला दोस्तों, कह रहा है कि सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द? दोस्तों पर्यायवाची शब्द से आपके पेपर में प्रश्न देखने के लिए कई प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? दीमक, लोमड़ी, मृग या सिंह। तो किसके पर्यायवाची दोस्तों? सभी मृग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न संख्या अलंकार पे पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न है बीचवा, कह सकते हैं अलंकार पे आया है, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका अर्थालंकार होता है और दूसरा क्या होता है, शब्द अलंकार। जहाँ पे शब्दों में शब्द जो दिए गए उसके अर्थ में अर्थ के कारण जहाँ पे कोई तो घटना हो तो वहाँ पे अर्थालंकार, और शब्दों से जहाँ पे हो वहाँ पे शब्द अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो चूर। जहाँ दोस्तों एक ही शब्द के कई अर्थ हों या कई एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जहाँ यहाँ पे पानी शब्द जो दिया गया दोस्तों इसके कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पे कोई एक वर्ण हो और उसकी आवृत्ति बार बार होती हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचाने के नियम दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर किसी भी इस तरीके से कोई भी पोयम या कुछ दिया हो और उसमें लिखा हो जन जानो मन मानो मनो, जन जानहु मनो मानो मनहु, ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे दोस्तों कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।